हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पीएच के बारे में, पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ कि हमारी लाइफ में पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारी बॉडी किस पीएच रेंज पे वर्क करती है, कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी सिक्रीट करती है या सिंथेसाइज करती है उनका क्या पीएच होता है, सॉइल का पीएच क्या है, सॉइल के पीएच को कैसे मेंटेन किया जाए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। तो ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। टूथ डिके भी पढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो मैं हर बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वो क्या बोलते हैं, वो घंटी जो होती है, घंटी बजाना कतई ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। तो देखो, अगर हम ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी को देखें तो इसका जो पीएच रेंज है, जो गूगल दे रहा है वो दे रहा है 7.35 टू 7.45। मतलब इस पीएच रेंज पे हमारी बॉडी वर्क करती है, लेकिन कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ है 7 टू 7.8। ये पीएच रेंज है, आप इसको मान के चलो गूगल भाई साहब को। ठीक है, क्योंकि बाकी बुक्स वेरी कर सकती हैं, बट वहां पे वेरिएशन नहीं होगा। गैस्ट्रिक जूस का पीएच पीएच क्या है? गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? वो जूस जो हमारा स्टमक सिक्रीट करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इसका जो पीएच होता है ये 1.6 से 1.8 है, मतलब स्ट्रांगली एसिडिक होता है ये। ठीक है, ये स्ट्रांगली एसिडिक होने के साथ में क्या क्या फायदा करता है? ये एक तो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि स्टमक में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं। लिखते रहिएगा साथ में, स्टमक में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं दे आर वर्किंग इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो ये पहली चीज, ये जो गैस्ट्रिक जूस है वो क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ये जो एसिडिक करेक्टर है। और दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि ये फूड के साथ में जो आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा लिया है, सारे खाई जाते हैं, थोड़े बहुत माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पेशली होटल्स के खाने में प्रेजेंट ही होते हैं, इतनी सफाई वो नहीं रह सकते। ठीक है, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है, अब होटल वालों भाई नाराज ना हो जाना। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस, इसका पीएच जो है वो 7.5 टू 8 है, जो पैनक्रियाज सिक्रीट करता है। सलाइवा का जो पीएच रेंज है 6 टू 7.6 नॉर्मल। नॉर्मल कितना है? 6.2 टू 7.6, मतलब स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली बेसिक भी हो सकती है। ठीक है, और एवरेज जो पीएच रेंज है वो कितना है? 6.7। बाइल जूस, बाइल जूस जो हमारा क्या बाइल जूस जो सिक्रीट होता है बॉडी में, उसका जो पीएच है वो कितना है? 7.6 टू 8.6। ये एसिडिक मीडियम में, ये सॉरी बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम नहीं है, बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम होने की वजह से ये फूड जो स्टमक से आ रहा है एसिडिक मीडियम में है, आगे जो एंजाइम्स उस पर वर्क करेंगे दे आर स्पेसिफिक फॉर बेसिक मीडियम, या दे विल वर्क ओनली इन बेसिक मीडियम। तो ये बाइल जूस क्या करता है? उस फूड को एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट करता है। ब्लड जो है इसका पीएच है 7.35 टू 7.45। तो इस तरह से हमारा जो पीएच वर्क करता है। अब देखो, ये जो गैस्ट्रिक जूस है इसका पीएच है 1.6 टू 1.8। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वो एक्सेस जूस जो है सिक्रीट करने लगता है, सिक्रीट एक्सेस जूस। कौन सा जूस? गैस्ट्रिक जूस। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब एक्सेस जूस सिक्रीट करेगा, ये स्ट्रांगली एसिडिक है, तो स्ट्रांगली एसिडिक होने की वजह से क्या होगा, हमें खट्टी खट्टी डकारें आएंगी। हमारा जो स्टमक है उसको सेल्स जब डैमेज करेगा, ये स्ट्रांगली एसिडिक है तो उसमें पेन होगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर आपको क्या दे देता है? डॉक्टर आपको दे देता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। डॉक्टर आपको क्या दे देता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या होता है? ये वीक बेस है, इसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड
जो वीक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो वीक बेस है, ये एसिड की स्ट्रेंथ को कम कर देगा, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारा जो पीएच रेंज है वो फिर से मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पे इसको जब एक्सेस जो सिक्रीट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी। एसिडिटी बोलते हैं। तो हम एक टर्म याद कर सकते हैं कि एसिडिटी को क्योर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। और एक हम और अपने जो किचन में सब्सटेंस प्रेजेंट है दैट इज बेकिंग सोडा, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो टू क्योर एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब है एक्सेस एसिड इन स्टमक। कुछ उल्टा सीधा आपने खा लिया, आपकी बॉडी स्टमक जो है वो एक्सेस एसिड सिक्रीट कर रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी में क्या होता है, पेन होने लगता है हमारे स्टमक में। तो इसको क्योर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज्ड, एक तो हमने यूज किया क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस, ये वीक बेस है। और दूसरा हम क्या यूज करते हैं, दूसरा हम यूज करते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडा जिसको आप कहते हो बेकिंग सोडा। ठीक है, वो एक्चुअली बेकिंग पाउडर है जो हमारे किचन में अवेलेबल होता है, जिसको हम जनरली बेकिंग सोडा या सोडा के नाम से बोलते हैं। उसको यूज कर लेते हैं तो एसिडिटी क्योर हो जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आया पहली चीज। एक चीज और समझो, एसिड रेन क्या है, पानी बरसता है और उस पानी का पीएच अगर 5.6 से नीचे पहुंच गया तो उस रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। ठीक है, मींस आप ऐसे लिख सकते हो कि एसिड रेन क्या है, एसिड रेन का मतलब इफ रेन वाटर हैव pH लेस देन 5.6, मतलब जो रेन वाटर है उसका pH 5.6 है तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन। पहली चीज ये समझता है कि ये एसिड रेन होती क्यों है। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारा जो एग्जॉस्ट है वो, उसमें क्या है, उसमें गैसेस प्रेजेंट हैं। गैसेस कौन कौन सी हैं, गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो सकती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये गैसेस जो है वो चिमनी का जो गैसेस निकल रही है चिमनी से, एग्जॉस्ट से, जो कार का एग्जॉस्ट है, जो बाइक्स का एग्जॉस्ट है, उनमें से ये गैसेस निकलती है। अब ये गैसेस एटमॉस्फेयर में इकट्ठी रहती हैं। ठीक है, जब रेन होता है तो रेन में क्या है, वाटर है ना, ये गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में कहां से आई ये समझ में आया, एटमॉस्फेयर में आई फ्रॉम डिफरेंट फैक्ट्रीज, फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ बाइक्स एंड कार्स। ठीक है, तो ये वाटर जब ऊपर से आ रहा होगा तो वाटर वेपर्स ऊपर है, गैसेस जो है वो बीच में है। ठीक है, तो ये वाटर वेपर्स जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स इन गैसेस के साथ में रिएक्शन कर जाएगा। तो अगर NO2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। आपको पता है एसिड स्ट्रॉन्ग है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर H2O के साथ में रिएक्शन करेगा तो बना देगा H2SO3। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड। नोट्स साथ में बनाते रहेंगे। और अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्शन कर जाती है तो बना देगा H2SO4 डाइल्यूट। ये सारे डाइल्यूटेड फॉर्म में होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो मतलब पानी बरसा, अब पानी के साथ में रास्ते में गैसेस प्रेजेंट थी जो आपने छोड़ रखी थी, है ना, डिफरेंट रिसोर्सेस से, वो जो है उसके साथ में कंबाइन कर गई और ये सारे एसिड बन गए, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड और नाइट्रिक एसिड। ठीक, ये सारे एसिड हैं और ये जब अर्थ पे गिरेंगे, अर्थ के मतलब सरफेस पे पड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, पहली चीज तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये पानी के साथ में नीचे आ गए तो इसको बोलेंगे हम एसिड रेन। और इस रेन का जब पीएच चेक करेंगे तो ये 5.6 से कम होगा,
मतलब ये रेन कौन सी हो गई, एसिड रेन हो गई। अब ये एसिड रेन जाएगी कहां पे, अर्थ पे पड़ेगी, गिरेगी। अर्थ से कहां जाएगी, लेक्स में जाएगी। ये पानी लेक्स में जाएगा, ये पानी पॉन्ड्स में जाएगा, है ना। तो उससे क्या होगा, ये पानी जो है मोन्यूमेंट्स, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जैसे ताजमहल, उस पे गिरेगा। तो ताजमहल किस चीज का बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का, उसको डैमेज करेगा। जो लोहे की चीजें बनी हुई हैं, सपोज लोहे की कोई चिमनी चिमनी बनी हुई है, कोई सीढ़ी बनी हुई है, उस पे पड़ेगा तो उसको कोरोजन करेगा, मतलब कोरोड करेगा, ठीक है, उनको डैमेज करेगा। प्लस ये सारा का सारा पानी इकट्ठा होके लेक्स में पहुंचेगा, पॉन्ड्स में पहुंचेगा, रिवर्स में पहुंचेगा। तो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स, aquatic एनिमल्स, उनको भी ये अफेक्ट करेगा, उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा, एंड इवन कैन किल द aquatic एनिमल्स। अगर पीएच बहुत ज्यादा कम हो गया, मतलब स्ट्रांगली एसिडिक होने लगा वाटर, तो ये aquatic एनिमल्स को भी किल कर सकता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए फिर क्या करना चाहिए, पहली चीज तो हम अवॉइड करें एक्सेस बाइक्स यूज करना, एक्सेस कार यूज करना, एक्सेस पोल्यूशन करना। सिंपली तो पोल्यूशन कम कर दोगे, एसिडिटी जो एसिड रेन है वो अपने आप से कम हो जाएगी। कहा जाता है जो सीजन की फर्स्ट रेन होती है वो मोस्टली एसिड रेन ही होती है, क्योंकि बहुत सारी गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो सब सारी वाटर के साथ में रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट कर जाती है। समझ में आया। अब देखो ये अर्थ पे पानी गिरा तो कैसे कैसे इफेक्ट कर रहा है और उससे हम कैसे बचेंगे। देखो ये जो एसिडिक वाटर था, एसिडिक वाटर, ये एसिडिक वाटर कैसे पहुंचा था, एसिड रेन से। ये एसिडिक वाटर सपोज पॉन्ड में पहुंचा, या ये कहां पहुंचा, रिवर में पहुंचा, या ये किसी लेक में पहुंचा। तो ये क्या करेगा, पॉन्ड, लेक और वाटर के रिवर, मतलब रिवर के वाटर को भी एसिडिक कर देगा, ठीक है। मतलब दिस डिस्ट्रॉय और अफेक्ट द aquatic लाइफ या aquatic एनिमल्स। aquatic मतलब पानी का जो फ्लोरा एंड फना है, जो वेजिटेशन है ना, जो ऑर्गेनिज्म है, उनको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, ये वाटर कैसा है, एसिडिक। ये वाटर कैसा हो गया, जब ये एसिडिक वाटर रिवर पॉन्ड में मिल गया तो रिवर और पॉन्ड का भी वाटर एसिडिक हो गया। तो उस एसिडिक को न्यूट्रल करने के लिए, एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए क्या किया जाता है, ऐड कर दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो एसिड है उसके साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और सॉल्ट बन जाएगा तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो पहली चीज ये हो गई कि हम क्या ऐड कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर देते हैं इसमें। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ऐड कर सकते हो, CaOH होल ट्वाइस, बट ये थोड़ा सा इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, ये स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा तो थोड़ा बहुत हार्म कर सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट स्लोली रिएक्ट करेगा क्योंकि जो एसिड होगा वो डाइल्यूटेड एसिड होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं इस चीज को। चलिए नेक्स्ट मूव कर जाते हैं ताजमहल वाले पे, कि एसिड रेन से आपने सुना होगा कि जो ताजमहल है, ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने, अपनी पत्नी की याद में, बहुत ज्यादा प्यार करता था तो उसने ताजमहल बनवा दिया, लेकिन बच्चे जरूर 14 पैदा किए। चलो लीव, ताजमहल बनाया, सॉरी, एसिड रेन जब ताजमहल पे गिरेगी तो क्या होगा, ताजमहल किस चीज का बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का, लाइम स्टोन ही तो है। तो लाइम स्टोन जब एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, अब याद करो मेटल कार्बोनेट है ये, कैल्शियम कार्बोनेट इज द मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम का कार्बोनेट है, कैल्शियम मेटल है। ये एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और वाटर बना देगा। और इसकी वजह से क्या होगा, दिस एसिड रेन विल डैमेज द
will destroy the white color of the calcium carbonate। जो कैल्शियम कार्बोनेट का कलर है वो डल हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो डिग्रेड करेगा। ठीक है, क्योंकि ये बनाएगा सॉल्ट, जो भी एसिड होगा HCl के साथ में होगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो सल्फेट बनाएगा, नाइट्रिक एसिड के साथ में नाइट्रेट बनाएगा। ये आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो इस तरह से एसिड रेन अफेक्ट करती है। अब आ जाते हैं पीएच ऑफ सॉइल। यस, पीएच ऑफ सॉइल किस तरह से अफेक्ट करता है। नाउ कम टू द पीएच ऑफ सॉइल। अब सॉइल का पीएच मतलब हमें मिट्टी के पीएच के बारे में पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि मिट्टी में, सॉइल में जो भी क्रॉप की, जिस भी क्रॉप की आप सोइंग कर रहे हो, मतलब जो भी पेड़ लगा रहे हो, जो भी फसल उसमें उगा रहे हो, उस फसल को एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए। मतलब ये हो गया कि जैसे आपने अपने खेत में नींबू के पेड़ लगाए, मतलब नींबू को हम ऐसे बोल सकते हैं सिट्रस प्लांट लगाया, तो सिट्रस प्लांट के लिए कौन सी क्रॉप, कौन सी सॉइल चाहिए? जो सॉइल होनी चाहिए वो बेसिक होनी चाहिए, मतलब अल्कलाइन सॉइल होनी चाहिए। अगर नहीं जानते तो आज जान लो, जहां पे नींबू हो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह आप डाल सकते हो। ठीक है, चूना डाल सकते हो, जिससे उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, तो सिट्रस प्लांट्स के लिए अल्कलाइन सॉइल चाहिए। यहां पे हम लिख देते हैं सॉइल नेचर। ठीक है, अगर आप पैडी लगा रहे हो, मतलब धान लगा रहे हो, तो धान के लिए जो सॉइल चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी एसिडिक इन नेचर। और अगर हम एक और एग्जांपल लें, यू हैव टेकन शुगर केन। अगर आपने शुगर केन की सोइंग की है तो उसके लिए जो सॉइल चाहिए वो कैसा चाहिए? इट शुड बी न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, आप समझ पाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच ऑफ द सॉइल। सॉइल पीएच, मतलब सॉइल के लिए पीएच कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि प्लांट जो आप लगाने जा रहे हो उसमें उसको कौन सा मीडियम चाहिए फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। ठीक, पहली चीज ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए? आप जिस खेत में उसको लगा रहे हो उस खेत का पीएच पता होना चाहिए। जैसे नींबू आप लगा रहे थे, तो नींबू को लगाने से पहले उस सॉइल का पीएच चेक कर लो जिस खेत में आप लगा रहे हो। अगर एल्कलाइन है, मतलब पीएच मोर देन 7 है, तो नींबू अच्छा चलेगा। और अगर लेस देन 7 है, एसिडिक है, तो लेमन अच्छा ग्रो नहीं करेगा। इन द सेम वे धान के लिए एसिडिक सॉइल चाहिए। अगर आपने बेसिक में लगा दिया तो क्रॉप अच्छी नहीं होगी, धान आपका अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब जो सॉइल है वो एसिडिक भी हो सकती है, सॉइल जो है वो एसिडिक भी हो सकती है, और सॉइल जो है वो बेसिक भी हो सकती है। तो अगर एसिडिक सॉइल है और इस सॉइल को न्यूट्रल बनाना है, मतलब इस सॉइल में हमें शुगर केन बोना है, गन्ना बोना है, तो गन्ना के लिए हमें फसल, जो क्रॉप, जो सॉइल चाहिए वो कैसा चाहिए? न्यूट्रल चाहिए। है एसिडिक, तो इसमें हम क्या मिलाएंगे? इसमें हम कोई बेस ऐड करें। बेस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है। तो ये बेस क्या करेगा? इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, और आपकी जो सॉइल होगी वो कैसी हो जाएगी? न्यूट्रल। आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन का इफेक्ट है कि अगर आपकी सॉइल एसिडिक है और आपको चाहिए न्यूट्रल, तो उसमें कुछ क्वांटिटी में हम कोई बेस ऐड कर दें। और अगर आपकी सॉइल एसिडिक है और हमें कैसी चाहिए? बेसिक, मतलब हमें नींबू लगाना है अपने खेत में तो हमें बेसिक चाहिए। तो हम क्या करें? हम ये जो कैल्शियम ऑक्साइड ऐड किए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम,
ये एक्सेस में ऐड कर दें, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दें, तो जो पीएच होगा वो मोर देन 7 हो जाएगा, दैट विल बी अल्कलाइन। ठीक, अब अगर बेसिक सॉयल है तो इसमें हम क्या ऐड करें, एसिड ऐड करें फॉर न्यूट्रलाइजेशन, है ना। या अगर बेसिक है आपको एसिडिक चाहिए तो फिर हम एक्सेस एसिड ऐड करें। एक्सेस एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर सकते हो। विनेगर एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरह से हम इनको एसिडिक और बेसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। कभी कभी किसान क्या करता है, आपने देखा होगा, अगर बच्चे जो बच्चे गांव के होंगे, गांव के पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे हमारा वीडियो देखेंगे, वो जानते होंगे कि जो किसान है वो क्या करता है, अपने खेत में मैन्योर ऐड करता है, मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड करता है। ठीक है, जो जानवरों का जो मलमूत्र है उसको खेत में डाल देता है। अब मलमूत्र जो है उसको कैसा होगा, मलमूत्र होता है एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो अगर आपकी जो सॉयल है वो बेसिक नेचर की है और आपको उसको किसमें कन्वर्ट करना है, स्लाइटली एसिडिक में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम मैन्योर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैन्योर मतलब हम काऊ डंग ऐड कर सकते हैं, हम यूरिन ऐड कर सकते हैं, यूरिन में यूरिक एसिड होता है। तो ये सब क्या करते हैं, इसकी जो बेसिक कैरेक्टर है उसको कम करके एसिडिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मेन कॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैन्योर इनटू द दिस एग्रीकल्चरल फील्ड और इनटू द सॉइल। और दूसरी चीज क्या होगा, ये सॉइल को पोरस कर देगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रीफिल कर देगा, तो ये बेनिफिशियल हो जाता है फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, और जिससे आपको क्या होगा, यू विल गेट बेटर यील्ड गेटिंग। तो इस तरह से पीएच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वन मोर, पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच देखो, डाइजेशन में दो दो तरह का होता है डाइजेशन। एक तो ब्रेक डाउन होता है, जो कहां पे होता है, स्टमक में, और उसके बाद जो है सिंप्लीफिकेशन उसका इन कुछ पार्ट जो है वो इंटेस्टाइन में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो जो स्टमक है इसमें जो है जो एंजाइम्स हैं दे वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, स्टमक में जो एंजाइम्स हैं वो एसिडिक मीडियम में वर्क करते हैं, इसीलिए हमारा जो स्टमक है वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है। ठीक है, इस गैस्ट्रिक जूस के फायदे क्या हैं, एक तो ये मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट ऑन द पर्टिकुलर सब्सटेंस। दूसरी चीज, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है जो आप बाई मिस्टेक फूड के साथ में खा गए थे। दूसरा पार्ट है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होता है, देखो डाइजेशन दोनों में हो रहा है, कुछ कुछ सब यहाँ पे सारी चीज जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, उसके बाद कुछ चीजें यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ का डाइजेशन अभी बाकी होता है। तो यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो होता है बेसिक मीडियम में, और इसीलिए हमारी बॉडी यहाँ पे क्या ऐड कर देती है, हमारी बॉडी यहाँ पे ऐड कर देती है बाइल जूस। और बाइल जूस जो है दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन। अभी आपको पीएच मैंने बताया था 7.6 to 8 के आसपास होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो अब बताओ हमारी पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमारा जो पीएच है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर गैस्ट्रिक जूस एसिडिक ना हो तो डाइजेशन नहीं हो पाएगा, वहां पे फूड का ब्रेक डाउन नहीं होगा, सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा। अगर यही फूड जो है इंटेस्टाइन में मूव कर जाए और वहां पे ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट ना हो, मतलब फूड जो स्टमक से आया है वो बेसिक ना हो पाए, तो फिर जो एंजाइम्स यहाँ पे वर्क करेंगे वो एंजाइम्स यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएंगे, बिकॉज enzymes requires a specific range of pH for the action। एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं,
पीएच रेंज के लिए भी, टेम्परेचर के लिए भी, मतलब उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा तो वो वर्क नहीं कर पाएंगे। उनको एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए, उससे कम ज्यादा होगी तो नहीं कर पाएंगे, तो इनडाइजेशन हो जाएगा आपका। ठीक है ना, गर्मियों में अक्सर पेट खराब हो जाता है, ठंडियों में नहीं खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा ठंडियों में जाओगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कम टू द नेक्स्ट वन। अब देखो टूथ डिके क्या होता है। दांत जानते हो, आपका दांत कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें कुछ नर्व्स होती है अंदर। ये जो पार्ट है ये आपका रूट है। इसमें ब्लड कैपिलरीज अंदर होती हैं जिसमें ब्लड का मतलब ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। ये जो बाहर की लेयर है, सपोज ये कुछ इतनी लेयर, इसको मैं शेडेड कर दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सारे वीडियोस जो है मतलब ये जो स्पेशली वीडियो है ये सुनने वाला है, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको लिखते रहे, बाकी सब थ्योरेटिकल है। ये जो लाइन वाला पार्ट मैंने बनाया है, इस आउटर मोस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। चमकता रहता है, जो दांत सफेद चमकते हैं, काले आदमी के यहाँ चमकते हैं, सॉरी। ठीक है, इनेमल। ये इनेमल किस चीज का बना होता है? पहली चीज तो ये पता होना चाहिए आपको, ये जो इनेमल है ये आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टूथ। दांत की सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर की लेयर, और ये बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ, आप ये जरूर लिख दीजिएगा, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम का एक सॉल्ट है, फॉर्मूला है CA3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, अब इसमें टूथ डिके कहां से आ गया? टूथ मतलब दांत, डिके का मतलब डिकम्पोजिशन, सिंप्लीफिकेशन। होता क्या है कि अगर आपके माउथ का पीएच 5.5 के आसपास पहुंच जाता है, मतलब इफ द पीएच ऑफ आवर माउथ becomes less than 5.5, तो ये क्या करेगा? तो ये जो एसिड मतलब 5.5 है, मतलब एसिडिक है, ये एसिड इस कैल्शियम फॉस्फेट के साथ में रिएक्शन कर देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये जो इनेमल की जो लेयर की जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, जिससे आपके दांत पीले पीले दिखने लगेंगे, धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं? टूथ डिके। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप लिख सकते हो, ड्यू टू दिस क्या होगा? द लेयर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, लेयर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट डिग्रेडेड, डिग्रेड हो जाएगी, या इसका क्या हो जाएगा? सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, मतलब ये सिंपल हो जाएगी, पतली हो जाएगी। डिग्रेड का मतलब है जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं टूथ डिके। पहली चीज बताओ, इतना समझ में आया? फटाफट लिख लो कि जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, जो इनेमल की लेयर है, उसकी थिकनेस का कम हो जाना कब? जब आपके माउथ का पीएच 5.5 या उससे नीचे पहुंचने लगे तो। क्योंकि तब क्या होगा, जो सलाइवा जिसका पीएच 5.5 पहुंच गया है, था नहीं, पहुंच गया है, किन्हीं कारणों से, वो कारण मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, उससे क्या होगा, वो एसिड जो हो गया, वो एसिड रिएक्ट करेगा किससे? इनेमल से, जिससे इनेमल की जो लेयर है उसकी थिकनेस कम होगी, और उसी को हम क्या बोलेंगे? टूथ डिके। ठीक है, समझ नहीं आ रहा क्या?
अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये एक चीज आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा कि ये माउथ का पीएच 5.5 पहुंचा कैसे? तो पहुंचा देखो ऐसे, कैसे? जो सलाइवा है उसका पीएच तो 6 पॉइंट समथिंग करके कुछ है, मतलब नियर बाई 7। वैसे तो वो स्लाइटली एसिडिक है, या स्लाइटली, किसी का स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली एसिडिक, मतलब उसकी एक पर्टिकुलर रेंज है, वहां तक होता है। लेकिन हुआ क्या कि शाम को आप खाना खाए और ब्रश नहीं किया आपने, लेट गए जाकर, मुंह बंद करके सो गए। अब क्या हुआ, बहुत सारा जो फूड पार्टिकल है वो आपके दांतों के बीच में, टीथ के बीच में जो स्पेस है उसमें वो भरा रह गया। वो आपने किसके लिए छोड़ दिया, मतलब जो रह गया वो किसके लिए है? वो है फॉर द बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन योर माउथ। आपके मुंह में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और वो उस फूड के इंतजार में होते हैं कि भाई जल्दी खाए और उसके बाद मैं खाऊं। अब मुंह तो बंद है, ऑक्सीजन तो है नहीं वहां पे, बट बैक्टीरिया को एनर्जी चाहिए, तो बैक्टीरिया वो जो फूड आपके दांतों में भर गया था उसको खाएगा, मतलब उसका सिंप्लीफिकेशन करेगा, और उससे क्या प्रोड्यूस होगा? एसिड प्रोड्यूस होगा। और इसी वजह से आपके माउथ का पीएच जो है 5.5 या उससे नीचे पहुंच जाता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? टूथ डिके हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करें? शाम को या सुबह जितनी बार भी खाना खाओ, एक बढ़िया टूथपेस्ट जो बेसिक हो उसको यूज करें। तो एक तो वो फूड पार्टिकल्स को निकाल देगा जो आपके टीथ के बीच में फंसे होंगे, दूसरा क्या करेगा, आपका माउथ का जो पीएच है उसको बढ़ा देगा, मोर देन 7, मतलब स्लाइटली एल्कलाइन कर देगा। और अगर एल्कलाइन रहेगा तो आपका टूथ डिके नहीं होगा, मतलब दांत जो है उसमें येलोइंग टीथ येलोइंग नहीं होगा, पीलापन नहीं आएगा दांतों में। समझ में आया? अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, सेल्फ डिफेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कभी आपको चींटी काट लेती है तो परपराहट होती है ना, और एक छोटा सा चकत्ता पड़ जाता है वहां पे। मधुमक्खी काटती है तो थोड़ा सा बड़ा पड़ता है और ज्यादा पेन होता है, इरिटेशन होता है। ततैया काट लेती है, वैस्प, येलो कलर वाली, उस पर बहुत स्ट्रांगली जो है पेन करता है। ये सब पेन करते क्यों हैं और ये काटते क्यों हैं? पहली बात, काटते हैं किस लिए? फॉर सेल्फ डिफेंस, अपने को वो आपसे बचाना चाहते हैं, इसलिए क्या करते हैं? वो अटैक करते हैं। और उनका जो, इसी काटने को हम क्या बोलते हैं? काटने को हम बोलते हैं स्टिंगिंग। स्टिंगिंग मतलब मधुमक्खी का, ततैया का या चींटी का काटना। अब उसमें चींटी में या मधुमक्खी में है क्या? जो स्टिंग ऑफ बी है, मधुमक्खी का जो स्टिंग, मतलब जो जिससे वो काटता है, जो काटा है, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें प्रेजेंट होता है एक एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं? मेथेनोइक एसिड। फॉर्मूला होता है HCOOH। ये एसिड आपकी बॉडी में वो इंजेक्ट कर देती है और जिसकी वजह से इरिटेशन होता है और पेन होता है, प्लस स्वेलिंग होती है। ठीक, जो ये यहाँ पे हनी बी की बात कर रहा हूँ। दूसरा, अगर एंट, कोई चींटी या चींटा आपको काट लेता है, वो भी क्या करता है? वो भी आपकी बॉडी में मेथेनोइक एसिड इंजेक्ट करता है, या HCOOH, इसको कॉमन भाषा में या देसी भाषा में बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। मैं बहुत आराम से सुना रहा हूं आपको कहानी, और आप आराम के साथ साथ में कान, आंख, नाक सब जो है हमारी तरफ ही कंसंट्रेटेड रखिएगा। अगर मेरे शब्द छूट गए, आपने लिख लिया, तो आपको समझ नहीं आएगा। आपने समझ लिया तो हो सकता है आप लिख लें, लेकिन अगर आपने लिख लिया बिना समझे हुए तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे, इतनी गारंटी है। मैं बहुत सिंपल वे में आपकी भाषा में समझा रहा हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है कि मैं मतलब यूनिवर्सल डाल रहा हूं, कोई भी बच्चा देख सकता है, सिर्फ मेरे स्कूल का नहीं। नहीं तो मुझे हिंदी नहीं मतलब हिंदी हम नहीं यूज कर सकते थे या नहीं यूज करते। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। चींटी में क्या होगा? मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होगा, वो भी आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर देगा और पेन होगा।
एक प्लांट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेटल प्लांट। नेटल प्लांट, नेटल प्लांट की जो लीव्स होती हैं, इस लीव्स के ऊपर छोटे छोटे रोए तरह के स्टिंग प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्टिंग नहीं बोलो, यहां पे स्पाइंस बोलो, कांटे होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक, हेयर लाइक क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, इसमें भी मेथेनोइक एसिड होता है या फॉर्मिक एसिड होता है। तो जब भी ये आपको लगते हैं या काटते हैं तो आपकी बॉडी में जहां पे काटते हैं वहां पे पेन होता है, सब में एसिड है। ठीक, इस पेन से बचने के लिए हम क्या करें, इस पेन से बचने के लिए हम क्या करें, एसिड को कौन खत्म कर सकता है, बेस। तो इसका मतलब जिस प्लेस पे मधुमक्खी ने काटा है, जिस प्लेस पे चींटी ने काटा है, जिस प्लेस पे जो नेटल लीव्स के जो हेयर्स हैं वो आपको गड़ गए हैं या लग गए हैं, वहां पे हम क्या यूज कर लें, हम यूज कर लें क्या, कोई माइल्ड बेस, माइल्ड बेस यूज कर सकते हैं। अब अगर कुछ बेस नहीं मिल रहा है तो आप सोप यूज कर लीजिए, सोप में कुछ ना कुछ बेस प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना, सोप यूज करिएगा, डिटर्जेंट नहीं, सोप यूज करना है, सोप बार बार बोल रहा हूं। ठीक, अदरवाइज कोई माइल्ड बेस जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडा आपके घर पे रखा हुआ है, उस सोडा को आप यूज कर सकते हो, ये माइल्ड बेस होता है। ठीक, तो ये बेस क्या करेगा, इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और पेन कम हो जाएगा। पहली चीज तो ये समझ में आई। ठीक है, एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वैस्प। मधुमक्खी की तरह होती है बट इसकी येलो कलर की होती है, रेड कलर की भी होती है समटाइम। ठीक है, इसको हम देसी भाषा में बोलते हैं ततैया, येलो कलर वाली छोटे से छत्ते में रहती है, वो 15 20 50 तक होती है, इससे ज्यादा नहीं होती मोस्टली। ठीक, ये क्या करती है, इसका थोड़ा डिफरेंट एक्शन है। ये जब भी आपको बाइट करती है, स्टिंगिंग करती है, तो आपकी बॉडी में एक बेस इंजेक्ट कर देती है। बाकी सारे क्या कर रहे थे, एसिड इंजेक्ट कर रहे थे, ये क्या करती है, बेस इंजेक्ट करती है। ठीक, तो अब इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करें, अप्लाई, अप्लाई एसिड ओवर दैट प्लेस, जहां पे इसने काटा है। पीली वाली जो ततैया है, छोटे छोटे छत्ते बनाती है घरों में, ऐसे लटकते रहते हैं। ठीक है, बड़े वाले नहीं, छोटे वाले की बात कर रहा हूं, वैस्प, ततैया। ठीक है, ये क्या करती है, बेस इंजेक्ट करती है आपकी बॉडी में। बहुत भयंकर पेन होता है, इतना पेन होता है कि अगर छोटे बच्चे को 2 4 काट लिए तो वो बेहोश ही हो जाएगा। आप बेहोश होने से इसको नहीं बचा सकते हो, क्योंकि हम पे ये बीत चुकी है बचपन में, ये इसका मुझे एक्सपीरियंस है। तो उस प्लेस पे आपको क्या करना है, कोई एसिड अप्लाई कर देना है, जैसे विनेगर लगा दीजिए वहां पे, रब करते रहिए धीरे धीरे। तो क्या होगा, विनेगर जो है उस बेस, विनेगर एसिड है, इसमें बेस है, एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और जो एक्शन का रिएक्शन होना था उससे वो बच जाएगा, मतलब वो इंसान बच सकता है। दूसरी चीज, आपके घर पे अचार रखा है, अचार लगा दो, लेमन लगा दो, नींबू रगड़ दो, है ना, तो इस तरह से हम बच सकते हैं। तो ये आज का सारा जो हमारा कंटेंट था, ये क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। मैं पूर्ण विश्वास के साथ में कह सकता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा, अगर आपने आंख और कान हमारे वर्ड्स पे, हमारे बोर्ड पे कंसंट्रेट किया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर बताता हूं मैं आपको, समझना आपको ही है। ठीक है, समझना आपको ही है। आप न्यू जनरेशन के इंसान, बच्चे हो, है ना, आपको ही समझना पड़ेगा। और कोई ऐसी चीज बनी ही नहीं दुनिया में जो समझ में नहीं आए, जो आपको कठिन लगे, मतलब उसमें आपने इंटरेस्ट कम लिया है। इंटरेस्ट लगाइए यार। हनुमान जी को भी नहीं पता था कि मैं लंका जा सकता हूं। ठीक है, मैं आपको बार बार याद दिला देता हूं, जैसे हनुमान जी को किसी ने याद दिलाया था, एक चौपाई है, कहाई रीछ पत सुन हनुमाना, का चुप साधिरा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। ठीक है, तो आप में पावर है, आप कर सकते हो, आप पढ़िए, आगे बढ़िए, बाकी कुछ नहीं है। पढ़ने के बाद जो मन करे वो करिए, बट जब तक आपको पढ़ने का चांस मिला है
तब तक जरूर पढ़िए, क्योंकि आप अपने आसपास में देखिए कितने लोगों को पढ़ने का चांस मिल रहा है। आप भाग्यशाली हो कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा पा रहे हैं। भारत में स्पेशली कम से कम 30-40% बच्चा ऐसा होगा जो पढ़ ही नहीं पा रहा, उसको चांस ही नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, रिसोर्सेज नहीं है। तो थोड़ा सा उसको ध्यान देने की जरूरत है। और लास्ट में एक बात और कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।